नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में इसी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो एक बड़ा फैसला अदालत की ओर से आया है दिल्ली दंगों को लेकर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव का ये मामला, 2 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। 1 दिन की पुलिस कस्टडी इन दोनों आरोपियों को, मुख्य आरोपी अंसार और असलम को पुलिस कस्टडी में अदालत ने भेजा है। रोहिणी कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कुल 14 गिरफ्तारियां अब तक हुई, जिनकी पेशी आज अदालत में की गई थी और इस पेशी के दौरान 2 को 1 दिन की पुलिस रिमांड, बाकी 12 भेजे गए हैं। जहांगीरपुरी केस में अब तक 20 गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से 3 पिस्टल बरामद किए गए, 5 धारदार हथियार जब्त किए गए हैं, 2 नाबालिग भी हिरासत में लिए गए हैं। तो अब तक 20 गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में, जिसमें 2 नाबालिग भी है। इनके पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं, 3 पिस्टल, 5 तलवारें बरामद की गई है। वहीं 2 जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें पुलिस कस्टडी में अदालत ने भेजा है। 1 दिन की पुलिस कस्टडी में उन्हें भेजा गया है, जबकि 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में अदालत की ओर से भेजा गया। कुल 14 आरोपियों की पेशी कोर्ट में हुई थी, जिनमें से 14 पर फैसला अदालत ने लिया है। 20 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें नाबालिग भी शामिल है। आज 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस तरह से कुल 20 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है जहांगीरपुरी हिंसा केस में। और इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आज 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर इन्हें कोर्ट में पेश किया। शोभा यात्रा के दौरान हिंसा करने और गोली चलाने के आरोप है इन पर। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये गिरफ्तारियां की है। गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में जहांगीरपुरी थाने के सामने हंगामा किया। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें हिंसा में जांच में लगी हुई हैं। वहीं यूपी सरकार ने दिल्ली से सटे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। खास सतर्कता बरती जा रही है सभी तरफ। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये 4 तस्वीरें कल दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई और उसके बाद हो रहे एक्शन से जुड़ी हुई है। जहांगीरपुरी थाने की पुलिस आज दोपहर जब आरोपी असलम को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके परिजन पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर उन्हें बेकसूर बताते नजर आए। तो बेकसूर असलम को बता रहे थे परिजन। हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने मौके पर मौजूद रहकर हालात का जायजा लिया। आप भी देखिए। ये देखिए तमाम जो लोग हैं फिलहाल इस मामले में, तमाम जो आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस लेके जा रही है। हाँ ये देखिए असलम, हाँ बताओ असलम क्या हुआ था? हाँ ये देखिए तमाम जो आरोपी हैं, ये तमाम जो आरोपी हैं पुलिस के वैन में, तमाम जो आरोपी हैं उनको लेकर दिल्ली पुलिस फिलहाल जा रही है। ये देखिए ये आरोपी फिलहाल है। क्या नाम है? ओ भाई क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? ये देखिए दिल्ली पुलिस तमाम आरोपियों को लेकर फिलहाल यहाँ से लेकर जा रही है और अब फिलहाल इन आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। और ये तमाम आरोपियों के परिजन हैं जो फिलहाल यहाँ पर थाने पर खड़े थे। और फिलहाल अब जो दिल्ली पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें असलम भी FIR में था, उसको फिलहाल यहाँ से लेकर दिल्ली पुलिस अब गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम लोग पूछताछ कर भी रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हुए बवाल के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में और फिर उन्हें थाने लेकर पहुंची तो आरोपियों के पीछे पीछे परिजन भी पहुंच गए। थाने के बाहर काफी हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल थी। मुस्लिम महिलाओं ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की है। महिलाओं ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए तो वहीं पर मौजूद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी नारे लगाए और थाने के बाहर ही जय श्री राम, अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे। और इन सब के बीच दिल्ली हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देखिए पथराव करते हुए लड़के दिख रहे हैं और इन्हीं लड़कों के बीच नीले रंग के कुर्ते में एक शख्स दिख रहा है जो कि
फायरिंग कर रहा है, पिस्टल से गोली चला रहा है पथराव के बीच ही। बताया जा रहा है कि जो शख्स इस वीडियो में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम मोहम्मद असलम है, जिसे आज दोपहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियोस के आधार पर पुलिस की गिरफ्तारी चल रही है, पुलिस की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली हिंसा का ये नया वीडियो, अब तक कई वीडियो सामने आ चुके हैं दिल्ली हिंसा से जुड़े हुए, और इस वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों की ओर से, खासकर इसमें नाबालिग शामिल है, जो पथराव कर रहे हैं और उस बीच एक शख्स गोली चलाता हुआ। उधर कानपुर के निराला नगर मैदान में हर साल की तरह इस बार भी राम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वीएचपी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में यूपी के 22 जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कार्यक्रम में भगवान राम के 6000 से ज्यादा रूप देखने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भगवान राम के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है। राम उत्सव की धूम आज कानपुर में देखने को मिल रही है। कई वर्षों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब राम के 6000 से ज्यादा रूप कानपुर में एक साथ देखने को मिलेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर के साकेत नगर, जहां देख सकते हैं पूरा राम दरबार और हनुमान साथ मौजूद हैं। देखिए, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न सब, यानी हनुमान। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कैसा लग रहा है? बोलेंगे। बताइए, किस तरह आप लोगों को महसूस हो रहा है? कैसा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हम लोग को। क्या किरदार आपका है? हमारा श्री राम जी का किरदार है यहाँ पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। क्या खास होने वाला है आज? ये तो आप आवाज आने। कैसा लग रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप बने हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको, और जो है बहुत ज्यादा ही प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर कि हमको यहाँ पे सौभाग्य मिला है, हमको यहाँ पर कि श्री राम बनने का मौका मिला है। आप बताएं, आप किस किरदार में हैं? श्री राम। आप भी श्री राम के किरदार? जी। आप? जी हाँ, रामी की किरदार। आप उनका तरह रूप के रुद्र रूप में धारण किए हैं? जी हाँ, जी हम लोग तो करते रहते हैं, बाकी आज सौभाग्य मिला है हम लोगों को योगी जी के साथ में करने का। आपने क्या रूप धारण? श्री राम। श्री राम। देखिए, राम के कितने रूप हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम, प्रिंस राम, राम भक्त राम, यानी सीता राम, ऐसे तमाम राम हैं जो आज ऐसे 6000 किरदार देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के बाद सिर्फ एक ही एक गूंज सुनाई दे रही है, जय जय श्री राम। आप सुन सकते हैं जय जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जहाँ तक आप सुन सकते हैं जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, और राम राम और राम, यानी राममयी पूरा ये माशा राममयी दिख रहा है हर व्यक्ति की जबान पे। श्री राम और श्री राम, क्योंकि निश्चित तौर पर कानपुर वासियों के लिए आज गौरव की बात है कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ देखने को मिलेंगे। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर नोएडा में भी हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नोएडा के अलग अलग इलाकों से गुजरी है। नोएडा के सेक्टर 45 से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। नोएडा सेक्टर 34 के बिल बिल्ला बांग स्कूल पर जाकर समापन हुआ शोभा यात्रा का। दिल्ली हिंसा के बाद नोएडा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। और शोभा यात्रा के दौरान नोएडा में आपसी भाईचारे की तस्वीर भी देखने को मिली। मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जूस पिलाया, पानी पिलाया, साथ ही फल भी बांटे गए। बांसबल्ली मार्केट से जब शोभा यात्रा गुजर रही थी, उसी दौरान गंगा जमुनी तहजीब का शानदार नजारा देखने को मिला। अगली तस्वीर मुरादाबाद से, वहां पर भी शोभा यात्रा निकाली गई थी और यहां पर शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाके से जब जुलूस गुजर रहा था, शोभा यात्रा गुजर रही थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल से स्वागत किया सभी लोगों का। शोभा यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द की ये तस्वीर भी सामने आई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से ठाकुर द्वारा इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई। इधर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से पार्टी में शामिल होने का न्योता मिला है।
आजम को AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष ओवैसी की मंजूरी के बाद उन्होंने पत्र भेजा है। पिछले दिनों आजम खां के प्रवक्ता की ओर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया था, उपेक्षा का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि आजम खां और उनका परिवार अखिलेश यादव से नाराज है और बहुत मुमकिन है कि कोई बड़ा फैसला आजम की ओर से लिया जाए। इसी बीच ओवैसी की ओर से ये आमंत्रण पत्र है आजम खां को। हालांकि ये चिट्ठी खुद ओवैसी ने नहीं लिखी है, ओवैसी के पार्टी के दूसरे नेता ने लिखी है, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र है कि मंजूरी ओवैसी की है कि आजम खां शामिल हो जाए AIM में। और इधर बीएसपी सरकार में मंत्री रहे नकुल दुबे को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया है और इसके बाद न्यूज 18 ने उनसे खास बातचीत की। नकुल दुबे का कहना है कि वो मायावती के फैसले का सम्मान करते हैं कि ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया का फैसला है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मुक्त किया है इस बात के लिए कि तुम पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के साथ साथ जयेश प्रसाद जी के साथ, कक्कू पांडे जी के साथ और हमारे बहुत ढेर सारे साथी हैं, सब लोग मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक अजीबोगरीब वातावरण उत्पन्न हो गया और कंटिन्यू कर रहा है, उसको रोक पाने में, उसको रोकने में एक अपनी नई मुहिम चलाओ, नया मिशन चलाओ। उसी मिशन में काम करने के लिए माननीय बहनी ने हमको आशीर्वाद दिया, उसी में काम करने हुआ क्या बहन जी से इस बीच कभी बात हुई? चुनाव हारने के बाद तो समीक्षा बैठक में भी आप गए, तमाम चीजें। नहीं, समीक्षा बैठक में नहीं गए थे, 27 तारीख की बैठक में हम लोग नहीं गए थे और अब मेरी कोई मुलाकात भी नहीं, मेरी कोई बातचीत भी नहीं, लेकिन बहन जी का फैसला है तो है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि 2012 में यूपी में बीएसपी की सरकार जाने के बाद से अब तक कितने करीबी नेता मायावती के जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ये देखिए, नसीरुद्दीन सिद्दीकी, इन्होंने साथ छोड़ दिया, जो जबकि ये मायावती के बेहद करीबी बताए जाते हैं। खुद पाला बदल लिया इन्होंने। एक समय में मायावती के बहुत खास थे वो। स्वामी प्रसाद मौर्य सालों तक बीएसपी में रहे और मायावती के करीबी रहे। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से आते हैं, बीएसपी के पुराने नेता हैं। तो वहीं राम अचल राजभर, इन्होंने भी साथ छोड़ दिया, अंबेडकर नगर से आते हैं। बीएसपी के पुराने नेताओं में से एक आरके चौधरी, इन्होंने भी साथ छोड़ दिया। मोहनलालगंज से आते हैं, बीएसपी के संस्थापक सदस्य रहे। रामवीर उपाध्याय की बात कर ले, हाथरस से आते हैं, बीएसपी के पुराने नेता में ये भी शामिल। फागू चौहान, इन्होंने भी साथ छोड़ दिया, पूर्वांचल के पुराने नेता रहे, पार्टी छोड़ दी इन्होंने। इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी से बीएसपी के पुराने नेता रहे। नकुल दुबे लखनऊ से बीएसपी के पुराने नेता रहे। तो वहीं सतीश मिश्रा के करीबी माने जाते हैं। ये वो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों से, अलग अलग इलाकों से आते हैं, लेकिन अब ये बीएसपी के साथ नहीं है जो कभी मायावती के साथ थे, बीएसपी की पार्टी की मजबूती के आधार थे। इधर जौनपुर में भू माफिया पर कार्रवाई हुई है। 5 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त अतिक्रमण करवाई गई। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, कब्जा मुक्त कराई गई है ये जमीन। सिद्दीकीपुर इलाके में कार्रवाई हुई है। 5 करोड़ रुपए की जमीन बताई जा रही है जो भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाई गई है। प्रशासन का बुलडोजर यहां पर भी चला है। जौनपुर में लगातार प्रशासन एक्शन में है और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज प्रशासन की ओर से जो बुलडोजर चला है, 5 करोड़ रुपए की जमीन है जो कि भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाई गई है। उधर बहराइच में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला प्रशासन का। प्रशासन की टीम ने सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाया। 10 सालों से गांव वालों ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर रखा था। खैरीघाट थाना क्षेत्र का मामला ये बताया जा रहा है। तो 10 साल से सिंचाई विभाग की जमीन पर यहां अवैध कब्जा था। अब प्रशासन ने कार्रवाई की है। रामपुर में भी भू माफिया पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन का डंडा यहां पर भी चला है, लगातार चल रहा है। भू माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। आज तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। मुरसैना गांव में माफिया पर प्रशासन की यह कार्रवाई हुई है।
उधर बदायूं में गैंगस्टर अनीस की 26,85,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। अनीस ने क्राइम के पैसों से ये संपत्ति बनाई थी। अनीस पर गोवध और गौतस्करी के 5 मुकदमे दर्ज हैं। मामला बिसौली के सैदपुर का है। यहां पुलिस ने बकायदा मुनादी कराई, जिसके बाद मकान के बाहर ताला लगाकर सील करा दिया। तथा इरशाद पुत्र सुलेमान के बीच में अवस्थित है। पूर्व दिशा में आम रास्ता है। पश्चिम में आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद बदायूं में पंजीकृत है। तथा इरशाद पुत्र सुलेमान के बीच में अवस्थित है। पूर्व दिशा में आम रास्ता है। पश्चिम में आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद बदायूं। और अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हापुड़ में छिजारसी के पास एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में मरीज लेकर जा रही 4 पहिया कार में अचानक आग लग गई। कार सवार सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। वहीं सहारनपुर में तेज रफ्तार कार अचानक पंक्चर हो गई। उसके बाद बिजली के पोल से टकरा गई और आग का गोला बन गई। कानपुर में खड़े ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया। आग लगने की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो गर्मी के मौसम में किस तरह से आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वाहनों में आग के बाद अब देखिए खेतों में आग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गर्मी के मौसम में गेहूं के खेतों में भी आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में गेहूं के फसल में आग लग गई। फैजाबाद में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी की वजह से करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं प्रयागराज में मड़ाई के लिए रखे गए गेहूं के सैकड़ों बोझ जलकर राख हो गए। इटावा में आग लगने से बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। तो यहाँ पर किसानों को भारी नुकसान आग लगने की वजह से। वजहें अलग अलग हैं, लेकिन आग लगी है खेतों में, किसान परेशान। इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकोगे, खबरें जारी हैं।